पहले निवेश फिर खर्च। योर मनी पर हम आपको आपकी मेहनत की कमाई को दोगुना करने के तमाम नुस्खे बताते रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपके पैसों को लेकर समझ और जिम्मेदारी से भी आपको रूबरू करवाना हमारा काम है। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज योर मनी में मेरे साथ जुड़ रहे हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत उस्तिकी। हेमंत जी, आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आज हम बात करेंगे नए वित्त वर्ष में ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं जो बैंक हम पर लगाते हैं, लेकिन हमें या तो उनके बारे में पता नहीं होता है या फिर हम लापरवाही यहाँ कर जाते हैं। तो आज योर मनी आपको इन तमाम चार्जेस की जानकारी देगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो इस नए वित्त वर्ष से यानी 1 अप्रैल से जो नए चार्जेस लगने वाले हैं या जो एडिशनल चार्जेस या जो बदलाव हुए हैं, उसमें मिनिमम बैलेंस को लेकर क्या बदलाव हुआ है? अगर मुझे अपने बैंक अकाउंट में, अपने सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस एक लिमिट तक रखना है तो किस लिमिट तक बैंक कितना चार्ज वसूलते हैं? देखिए कविता, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, ये चार्जेस में चेंजेस समय समय पे होते रहते हैं। इस बार थोड़ा सा ध्यान ज्यादा है क्योंकि क्या हुआ था कि डीमोनेटाइजेशन के समय पे काफी कुछ चार्जेस खत्म हो गए थे या कम कर दिए गए थे और ऐसा माना जा रहा था कि सरकार क्योंकि डिजिटल की तरफ पुश कर रही है तो ये चार्जेस जो है कुछ समय तक शायद उसमें कमी रहे या वो चार्जेस ना हो। लेकिन जब बैंकों ने ऐसे चार्जेस अनाउंस किए तो कहीं ना कहीं जो कस्टमर्स हैं उनके अंदर कहीं डिसअपॉइंटमेंट थी। जैसा आपने कहा, मिनिमम बैलेंस की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। एक बात यहां समझना जरूरी है कि बैंक चाहते हैं कि आप एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करें, चाहे वो मंथली बेसिस पे हो चाहे वो क्वार्टरली बेसिस पे हो, और वो एक्चुअली जो है वो एवरेज बैलेंस होता है। काफी जो कस्टमर्स हैं, लोग जो इसको समझते नहीं कि ये जो एवरेज बैलेंस की जब हम बात कर रहे हैं, यानी अगर हम डिफरेंट बैंक्स की लिमिट अलग है। जैसे अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगर आप मेट्रो में हैं तो आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस जो रखना है वो 5,000 रखना है, और अगर आप अर्बन एरिया में है तो 3,000 है, और सेमी अर्बन एरिया में 2,000 और रूरल एरिया में 1,000 है। ये एवरेज बैलेंस की बात हो रही है। यानी अगर जब आपको 1,000 रुपए का एवरेज बैलेंस रखना है तो अगर आपने महीने में एक दिन के लिए 30,000 रुपये रखा तो आपने वो शर्त को पूरा किया। तो ऐसा नहीं है कि आपको 1,000 रुपये पूरा 30 दिन रखना है। तो एवरेज बैलेंस में और एक मिनिमम बैलेंस में ये फर्क है। तो आई थिंक जहां तक हर कस्टमर को ये समझने की जरूरत है कि जब एवरेज की बात करते हैं तो वो एवरेज उस पीरियड का है। जैसे मैंने कहा कि अगर 1,000 की एवरेज है, 30,000 रुपये आपने एक दिन भी रखे तो आपने एवरेज को उसको मेंटेन किया, और उस पर जो पेनल्टी लगती है उसको आप यहां पे अवॉइड कर सकते हैं। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, काफी बार क्या होता है कि हम उन चार्जेस को समझते नहीं। अगर हम वो चार्ज को समझें तो हम कोई ना कोई स्ट्रैटेजी वर्कआउट कर सकते हैं कि किस तरीके से उसको चार्जेस को अवॉइड किया जा सके। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। और कैश में अगर आप लेन देन करते हैं बैंक में जाकर तो उस पर भी चार्ज लगता है, और यहाँ पर तो आपके पास एक फ्री लिमिट भी है जिसके बारे में दर्शकों को या कई लोगों को पता नहीं है कि एक फ्री लिमिट के बाद अगर आप अपना कैश में लेन देन जारी रखते हैं तब जाके आपके ऊपर कुछ फीस लगती है। तो वो क्या है? देखिए, सालों से शायद हमें आदत पड़ी है कि हम जो अपनी कैश ट्रांजैक्शन उसको प्लान नहीं करते। बिल्कुल, क्योंकि हमें लगता है कि कभी भी जाके मैं बैंक से पैसा निकाल सकता हूं, या अगर मेरे पास एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो मैं कभी भी जाके पैसा निकाल सकता हूं। तो ऑब्वियसली वो बैकग्राउंड से अगर देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा लोगों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन सही बात यह है कि हर बैंक ने अलग फ्री लिमिट सबको दी हुई है। जैसे अगर आप कैश विड्रॉल की बात करें, आप ब्रांच में जाके पैसा निकालें तो या किसी बैंक ने 3 बार दिया है, किसी ने 4 बार दिया है। उसके बाद एटीएम से जो पैसा निकालते हैं, किसी बैंक ने 4 आपको फ्री ट्रांजैक्शन दिए हैं, किसी ने 5 दिए, किसी ने ज्यादा भी दिए हैं, और कुछ शायद जो सैलरी अकाउंट है वहां पे विड्रॉल की कोई लिमिट भी नहीं है। और थर्ड पार्टी जो एटीएम है वहां पे भी कुछ ट्रांजैक्शन आपको फ्री मिल सकती हैं, 2 या 3 या 4। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं 1 महीने के अंदर काफी सारी फ्री ट्रांजैक्शन मुझे अलाउड है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे रियली हमें उस चार्ज के बारे में ज्यादा वरी करने की जरूरत है। थोड़ा सा शायद बिहेवियर चेंज जो है हमें उसमें लाने की जरूरत है। जैसा मैंने पहले कहा, हम ये ना सोच के चलें कि जब भी हमें जरूरत है हम जाके बैंक से पैसा निकालें। थोड़ा सा प्लान कर लें। अगर आप ये सब ट्रांजैक्शन को ऐड करें तो काफी नंबर आपको मिल जाते हैं। तो अगर आपको बैंक से विड्रॉल करना है या एटीएम से विड्रॉल करना है, अगर आपको 4 या 5 फ्री ट्रांजैक्शन है तो आप कहीं ना कहीं महीने में थोड़ा सा प्लान कर लें कि हर 10 दिन में एक बार निकालें। और ये जो चार्जेस है इसको डेफिनेटली अवॉइड किया जा सकता है। उससे घबराने की कोई क्लैरिटी नहीं है लोगों में दरअसल, इसीलिए वो प्लान भी नहीं कर पाते। और खासतौर से अगर हम एटीएम से पैसे निकालने की बात करें तो अगर आपका खुद का बैंक है, यानी वो बैंक जिसमें आपका अकाउंट है, उस एटीएम से अगर आप पैसे निकालते हैं तो लगभग 5 बार आप फ्री में पैसे निकाल सकते हैं, यानी कोई चार्ज नहीं लगेगा। और अगर आप 5 टाइम से ज्यादा निकालते हैं पैसे, अगर वो सीमा बढ़ जाती है तो लगभग 10 रुपए के आसपास आपको पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा, पर विड्रॉल चार्ज लगेगा। और अगर आप दूसरे बैंक में से अपना एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हैं
हैं, पैसे निकालते हैं तो 3 ट्रांजैक्शन यानी 3 बार विड्रॉल फ्री है, और उससे ज्यादा अगर आप निकालते हैं पैसे 3 टाइम से ज्यादा तो लगभग 20 रुपए का चार्ज आपको हर विड्रॉल पे लगेगा। तो ये एक चीज है जो अगर आप ध्यान में रख सकते हैं। तो जैसा कि समझाया हेमंत जी ने, काफी बचत हो सकती है, इसको आप प्लान वे में भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एसएमएस अलर्ट पर भी चार्ज लगता है जिसके बारे में हमें नहीं पता। हम अपनी सिक्योरिटी के लिए, एक तो बहुत जरूरी फीचर है, अगर आप अपने अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं तो एक एसएमएस अलर्ट, एक ईमेल अलर्ट जो है हम लोग बाय डिफॉल्ट ऑन कर देते हैं अपने बैंक की तरफ से। जरूरी भी है, लेकिन कई लोगों को नहीं पता है कि यहाँ 15 से 20 रुपए तक चार्ज होते हैं इस अलर्ट के लिए भी। देखिए, बिल्कुल बात सही है। पहले तो हम समझ लें कि एसएमएस अलर्ट आते किस लिए हैं। हाँ। जैसे आपने कोई ट्रांजैक्शन की या आपका कुछ अमाउंट है, बड़ा अमाउंट का अगर चेक क्लियरिंग में आया तो बैंक आपको इंटीमेट करता है। उसका फायदा आपको ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी ने फ्रॉडनेटली आपका अमाउंट चेंज किया या चेक इशू कर दिया, आपको इमीडिएटली पता चलता है कि आपके अकाउंट से क्या हो रहा है। और ऐसे भी हमने देखा है डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जो ट्रांजैक्शंस हैं, आप जैसे ही अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं वैसे ही आपको एक एसएमएस अलर्ट आता है, ईमेल आ जाती है। बिल्कुल। तो अगर उसके लिए आपको थोड़ा चार्ज देना पड़े, ये बात सही है। हम हमेशा ये चाहेंगे कि जो भी फैसिलिटी हमें फ्री मिल जाए। हम सिक्योरिटी भी चाहते हैं और फैसिलिटीज भी चाहते हैं, हम उसके लिए पे नहीं करना चाहते। बट सच्चाई ये है कि आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है फीचर एसएमएस अलर्ट। हर कस्टमर के पास, हर एक बैंक डिपॉजिटर जो है, जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूजर है, उसके पास होना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हो गई और आपने ध्यान जो है 15-20 रुपए बचाने पे रखा और आपको पता नहीं चला कि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन होगी, तो आई थिंक उसका काफी बड़ा खामियाजा आपको भरना पड़ सकता है। तो मुझे लगता है ये पहले जैसा कहा, थोड़ा प्लान कर लीजिए, वो चार्जेस आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। एसएमएस अलर्ट मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर डिपॉजिटर, हर जो अकाउंट होल्डर है, उसको इसके लिए ऑप्ट करना चाहिए। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। फंड ट्रांसफर पर भी चार्ज लगता है, यानी एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस अगर आप करते हैं तो आपको 2.5 से 5 रुपए तक का चार्ज लगता है। लेकिन साथ ही ईसीएस या चेक रिटर्न चार्जेस भी लगते हैं हेमंत जी? देखिए, बिल्कुल लगते हैं। तो कहीं ना कहीं वैसे भी चेक रिटर्न तो होना नहीं चाहिए अगर आपने कुछ किसी भी बैलेंस नहीं है या कुछ, तो वैसे भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है वो। अगर वो जो चार्जेस है वो तो बिल्कुल जायज है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको केयरफुल होना ही चाहिए। अगर हम आरटीजीएस या एनईएफटी के चार्जेस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली अगर आप चाहते हैं कि पैसा इमीडिएटली ट्रांसफर हो तो थोड़े बहुत चार्जेस आपको देने ही है वहां पे। और उसके सामने भी अगर आप देखें, चेक भी इशू करें तो कुछ मिनिमम नंबर ऑफ चेक्स के बाद वहां भी आपको चेकबुक इशू करने के लिए पैसा पे करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करके देखना है कि कहां पे आपको ज्यादा चार्ज लग रहा है, कहां पे कम लग रहा है। बट आपकी जो जरूरत है उसके हिसाब से आपको वो चार्जेस देने पड़ेंगे। साथ ही अगर आप डेबिट कार्ड का पिन रीसेट करते हैं तो उस पर भी आपको चार्ज लगता है। आपका पिन बदलने पर आपको 25 से 50 रुपए तक का चार्ज लगता है। और ये जो है आपको 25 से 50 रुपए देने पड़ते हैं डुप्लीकेट स्टेटमेंट चार्ज पर भी। और ये भी एक फीचर है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता। बिल्कुल सही है। देखिए, जैसा मैंने कहा, हमें हैबिट है कि हम जब भी चाहे वो अकाउंट स्टेटमेंट मंगा लेते हैं। थोड़ा सा उसको प्लान कर सकते हैं और कुछ चीजें जो है बैंक के ऐप के थ्रू अगर आप मंगाएं तो वो उसमें आपको चार्जेस को आप डेफिनेटली वहां पे अवॉइड कर सकते हैं। चलिए, तो इन तमाम चार्जेस को अब आप ध्यान में रख के अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को प्लान कर सकते हैं। योर मनी में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देंगे दर्शकों के सवालों के जवाब। बने रहेंगे। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और तुषार हमारे पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं और इनका सवाल है ईएलएसएस और यूलिप पर। बताएं तुषार, क्या कंफ्यूजन है आपको? जी मुझे ये कंफ्यूजन है बहुत। मैं किसी को पूछ रहा था तो वो बोल रहे हैं कि जैसे कि यूलिप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और किसी को पूछ रहा हूँ तो वो बोल रहे हैं ईएलएस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि वो बोल रहे हैं जैसे कि आपको इंश्योरेंस और जो आपका इन्वेस्टमेंट अलग होना चाहिए। उद्देश्य क्या है? क्योंकि आपके सवाल के मुताबिक आपको 75 लाख रुपए मिनिमम कमाने हैं, इकट्ठा करने हैं और समय की अवधि है 15 से 20 साल। 5,000 रुपए हर महीना आप निवेश कर सकते हैं, है ना? जी जी। चलिए ठीक है। तो इस लक्ष्य के लिहाज से आपको यूलिप में रहना चाहिए या ईएलएसएस में रहना चाहिए, ये समझाएं मुझे। देखिए, पहले अगर मैं दोनों ऑप्शंस की बात करूं तो एक कॉमन फीचर है यहाँ पे कि दोनों के अंदर आपको सेक्शन 80C में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर इनकी इंटेंशन टैक्स बेनिफिट की नहीं है तो मुझे लगता है दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट इनको लेने की जरूरत नहीं है। अगर इनको टैक्स बचाना है तो ये समझने की जरूरत है यूलिप यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान एक ऐसा
प्रोडक्ट है जो आपका इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी देता है, जबकि ALSS जो है वो एक प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, उसका पैसा सारा पैसा जो है वो इक्विटी में जाता है। अगर इनके पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है, जैसा उन्होंने भी कहा, किसी ने इनको सजेस्ट किया है कि आपके पास अगर टर्म प्लान है तो यूलिप की मुझे लगता नहीं उनके पोर्टफोलियो में कोई जगह है, क्योंकि अगर आपने प्रॉपरली अपने आप को रिस्क कवर कर लिया है तो आप उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप टर्म प्लान में जाएं। तो फिर इनको ALSS की ऑप्शन को देखना चाहिए। ALSS का फायदा ये है, एक तो पोटेंशियली उसका रिटर्न ज्यादा हो सकता है, उनके चार्जेस कम है, जो लॉक इन पीरियड है अगर हम यूलिप के मुकाबले में देखें तो 3 साल है, जबकि यूलिप में वो 5 साल है। तो किसी भी अगर एंगल से हम देखें, और वैसे भी अगर आपको इंश्योरेंस की जरूरत है भी, तो यूलिप एक सही प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको इंसिडेंटली आपको जो है रिस्क कवर मिलता है, ना कि जितना आप चाहें उतना। तो मेरे हिसाब से अगर आपको टैक्स बचाना है तो आप ALSS की ऑप्शन को देखिए। 2 फंड मैं इनको सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। इन्होंने कहा एक फंड, मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट 2 फंड होने चाहिए, ताकि आप डिफरेंट फिलोसफी और डिफरेंट डेट्स को इन्वेस्ट कर सकें। कोटक सेलेक्ट फोकस एक देख सकते हैं, HDFC इक्विटी, ये 2 फंड से आप शुरुआत कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोर पात्रा हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार किशोर जी, बताएं क्या सवाल है? मैं अपने माइनर बच्चों के नाम पे मैं म्यूचुअल फंड शुरू कर सकता हूँ? बिल्कुल, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपको पैसे इकट्ठा करने हैं और SIP से ये शुरुआत करना चाहते हैं, बच्चों के नाम पर SIP कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। इनफैक्ट क्योंकि माइनर बच्चे होते हैं तो उनके नाम पे डायरेक्टली नहीं कर सकते, अंडर गार्डियनशिप कर सकते हैं, क्योंकि ये पेरेंट है तो ये डेफिनेटली कर सकते हैं। उससे करने से पहले इनको CKYC करना पड़ेगा, और वो CKYC इनको अपने नाम में करना पड़ेगा, बच्चों के लिए CKYC करने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि आपने कहा कि आपका ऑब्जेक्टिव है बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। तो ऐसे में जैसा हमने पहले कहा, इक्विटी फंड जो है वो अगर आप देखें तो डेफिनेटली उस फंड्स को ये यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर हम जैसे बात कर रहे हैं कि अगर जैसे इनकी ऑप्शन है कि अगर ये लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं तो इक्विटी फंड में रेगुलरली इन्वेस्ट करें, जैसा मैंने कहा CKYC कर लीजिए और उसकी शुरुआत कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर कोटक सेलेक्ट फोकस फंड और HDFC इक्विटी फंड हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं। इसके जरिए आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी आज शो पर आने के लिए। और योर मनी में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश म्यूचुअल फंड कॉर्नर।